हिंदी कथा जगत में सुषमा मुनीन्द्र जी का नाम जाना पहचाना और स्थापित है। वो एक वरिष्ठ लेखिका हैं। सामान्य जनों की समस्याओं और जीवन की घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी इट्स माई लाइफ। छात्रावास के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 29 में फिजियोथेरेपी अंतिम वर्ष की शीश झुकाए बैठी ये सर्वाधिक चर्चित छात्रा इस वक्त ठीक ठीक नहीं कह सकती उसे पछतावा कब शुरू हुआ। जब उसने अपनी अंदरूनी हालत में कुछ तब्दीली महसूस की, या तब जब होटल से कॉल आने पर वो संबंधित होटल गई और तबीयत ठीक न होने की बात कह चिकित्सक के पास जाना चाहा और उधर से एकदम व्यावसायिक उत्तर मिला, रेस्ट कर लीजिए, शाम तक ठीक हो जाएंगी। दरअसल हम अपने सम्मानित कस्टमर को नाराज़ नहीं कर सकते। या तब जब महिला चिकित्सक ने उसके संदेह की पुष्टि करते हुए पॉजिटिव रिपोर्ट दी, अबॉर्शन मैं कर दूंगी पर तुम घबराई हुई हो, किसी को साथ ले आओ। या तब जब सब कुछ खत्म हो जाने का सा भाव लिए वो छात्रावास लौटी और माँ अप्रत्याशित रूप से सामने थी। तो क्या इन 3 दिनों में उसकी किस्मत लिखी जा रही थी? कितना कुछ बदल गया फ़कत 3 दिनों में, बल्कि कहें दिनों से चल रही बदलाव की प्रक्रिया को इन 3 दिनों में अंतिम रूप लेना था। कमरा नंबर 29 के बिस्तर पर सिकुड़ कर शीश झुकाए हुए बैठी ये छात्रा विश्वास नहीं कर पा रही है ये वही इठलाने वाली निष्ठा है जिसे देखकर लड़कियां सिहाती रही हैं। निष्ठा, जिंदगी का असल मजा तो तुम ले रही हो। कीमती कपड़े, सैंडल, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, पैसे, सेलफोन, होटलों में अच्छा खाना पीना, घूमना। बाय द वे, इतना कीमती सेलफोन भी क्या बॉयफ्रेंड ने दिया? और वो मानो अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हुए करतल ध्वनि में कहती, अब कहूँ यस तो तुम लोगों के संस्कार दूषित हो जाते हैं। दरअसल एक बॉयफ्रेंड का होना बेहद ज़रूरी है। उसे बेवकूफ़ बनाओ और फ़ायदे में रहो। तुम लोग इस दिशा में कुछ सोचती क्यों नहीं? और जब कुछ लड़कियां कहती, निष्ठा तुम गलत कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तब वो लापरवाह होकर कहती, नहीं, तभी तो करती हूँ बेझिझक, बेहिचक, डंके की चोट पर। मैं हरदम स्वतंत्र और खुश रहना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल इट्स माई लाइफ। और ठीक है, मैं बुरी लड़की हूँ तो मेरे बारे में बात किए बिना तुम लड़कियों का काम नहीं चल सकता क्या? तुम सबकी सब ना, बनती तो बड़ी आधुनिक हो पर सोच वही घटिया की घटिया। और जब उसकी रूममेट योजना कहती, निष्ठा तुम ये जो सेलफोन से घंटा पर पता नहीं कहाँ कहाँ बात करती हो तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तब वो पलटवार कर कहती, मेरे तौर तरीके पसंद नहीं तो यार तुम शिफ्ट कर लो। पहले भी लड़कियां मेरे रूम से पलायन कर चुकी हैं। तो फिर कहाँ गया इस छात्रा का अब तक का संकलित जोश, उत्साह, साहस और आनंद? क्या हो गया इन 3 दिनों में? इस बार उसका जाना हर बार से भिन्न था, लौटना भी भिन्न। छात्रावास से जाने का इसके पास बहुत पुख्ता बहाना है, स्थानीय अभिभावक ताई जी की बीमारी। निष्ठा एप्लीकेशन तैयार कर ताऊ जी के हस्ताक्षर ऐसे हुनर के साथ करती है कि उसके हस्ताक्षर असली और ताऊ जी के फर्जी जान पड़ते हैं। वार्डन को अनुमति देनी पड़ती और निष्ठा अपनी सफलता पर उत्फुल्ल हो जाती। ये चामुंडा अर्थात वार्डन महाजन मैम का नामकरण। कितनी ही होशियार बनने की कोशिश करें, हमसे होशियार नहीं बन सकती हैं। निष्ठा का बार बार जाना वार्डन को अंततः संदिग्ध लगने लगा और वे आपत्ति करने लगी। निष्ठा ने जल्दी इस आपत्ति का तोड़ निकाल लिया। वो सीधे ताईजी से फ़ोन करवाने लगी तो इस बार भी सेलफोन पर कार्यक्रम तय होने के उपरांत कथित ताईजी फ़ोन पर थी। मैडम, मैं निष्ठा की ताई बोल रही हूँ। वो बता रही थी कि आप उसे मेरे पास आने की अनुमति नहीं देती हैं। आपका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात यह है, मेरी तबीयत फिर बिगड़ गई। मेरे दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। हम दोनों प्राणी यहाँ अकेले हैं। निष्ठा को भेज दें, मेहरबानी होगी। वार्डन के अपने अनुभव अविश्वास हैं, पर व्यावहारिक तौर पर उन्हें ऐसे अनुग्रह का अनुमोदन करना पड़ता है। फिर भी उन्होंने निष्ठा को चेतावनी देना उचित समझा। निष्ठा, तुम पढ़ने आई हो या ताई जी की सेवा करने? मैम, ताई जी की तबीयत। तुम अपना तो समय नष्ट कर ही रही हो, दूसरी लड़कियों को भी गलत संदेश जाता है। बेहतर होगा तुम हॉस्टल छोड़कर ताई जी के साथ रहो। मम्मी नहीं रहने देती, वे ताई जी को पसंद नहीं करती। निष्ठा ने इस हुनर के साथ झूठ बोला कि वार्डन भ्रम में पड़ गई और एप्लीकेशन पर परमिटेड लिख दिया।
एप्लीकेशन में साइन लेकर निष्ठा अपने कमरे में आई और जल्दी जल्दी बैग में 2-4 जोड़ी कपड़े डालने लगी। योजना ने हर बार की तरह पूछा था, कब लौटोगी निष्ठा? 2-3 दिन में। निष्ठा इस समय अपनी उधेड़-बुन में थी, अतः हर बार की तरह योजना को पुचकार कर नहीं कहा, तब तक तुम अच्छी बच्ची की तरह सबक याद करना। निष्ठा, तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम्हें इन दोनों उल्टियाँ होती रहती हैं। यह सुनकर निष्ठा स्तब्ध हुई, मानो योजना उसे डरा रही है। इन दोनों पीलिया फैल रहा है, उसी के लक्षण जान पड़ते हैं। निष्ठा, तुम डॉक्टर को जरूर दिखा देना। ओह हाँ हाँ, निष्ठा के प्राण बहुरे। निष्ठा, क्या बात है, अपसेट हो? महाजन मैम से फिर बहस हो गई क्या? इस प्रश्न का उत्तर निष्ठा पहले कुछ इस प्रकार देती थी, चामुंडा की बात सुनता कौन है? मैं समझ नहीं पाती इन्हें, हम लड़कियों से इतना बैर क्यों है? लड़कियों को सताती हैं तभी ना इतनी बीमारियां भोग रही हैं कि मन का खा भी नहीं सकती। यदि आज खाने में आलू छोला बना होगा तो योजना तुम देखना, चामुंडा पहले उन्हें धोकर मसाला हटाएंगी, फिर टमाटर के साथ छौंक कर खाएंगी। खुद खुश रह नहीं पाती तो सोचती हैं लड़कियां भी इनकी तरह बोगस बनकर रहें। वैसे जवानी में इन्होंने कम गुल नहीं खिलाए। अब योजना, तुम इनके संदिग्ध इतिहास के बावजूद इन पर आस्था और श्रद्धा रखना चाहो तो रखो, मैं नहीं रख सकती। ये तथ्य सही है अथवा वार्डन को एकाकी देखकर किसी विदुषी ने रच लिया है, ये तो आज भी एक प्रश्न ही है। इस छात्रावास में आने वाला प्रत्येक नया बैच जान लेता है महाजन मैम जवानी में इश्क विश्क प्यार व्यार सब कर चुकी हैं। घर से भागकर एक मुसलमान से ब्याह कर बैठी। वो पूर्व विवाहित था और मादाम द्वितीया बनकर बहुत दिन तक नहीं रह पाई। लौट के बुद्धू घर को आ गईं। घर में भी स्कोप ख़त्म था। सुनते हैं तब से वार्डन के पद पर हैं। पहले कहीं और थीं। सेवानिवृत्ति के बाद घटी दरों पर इस प्राइवेट बॉडी में रख ली गईं कि आइए और लड़कियों का बेड़ा गर्क कीजिए। अब ये जिएंगी तो वार्डन बन, मरेंगी तो इसी पदवी के साथ। लड़कियों को त्रस्त कर मादाम पता नहीं अपना विक्षोभ दर्ज कराना चाहती हैं। निराशा, पश्चाताप, नफरत या असंतोष, जो भी। बताओ ना, महाजन मैम से फिर बहस हो गई क्या? योजना ने प्रश्न दोहराया, किंतु निष्ठा कुछ न कह खिन्न रही। बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। होटल में जाने को गोपनीय रखते हुए निष्ठा ने प्रचारित कर रखा है ताई के घर जाने के बहाने वो बॉयफ्रेंड के पास जाती है। अच्छा योजना, चलती हूँ, कहकर जाती हुई निष्ठा ने शायद नहीं सोचा होगा ये 3 दिन उसकी किस्मत लिख रहे होंगे। प्रसंगवश छात्रावास के विषय में कुछ बता दिया जाए। निजी महाविद्यालय परिसर में अवस्थित 3 मंजिले छात्रावास का प्रवेश द्वार गलियारे में खुलता है। गलियारे में फिर 3 द्वार हैं। बाईं ओर वाला द्वार एक कमरे व रसोई वाले आवास में खुलता है जिसमें वार्डन रहती हैं। दाईं ओर का द्वार विजिटिंग रूम में खुलता है। मिलने वाले पुरुष सदस्य इस रूम से आगे नहीं जा सकते, स्त्री सदस्य जा सकती हैं। सामने का द्वार बड़े से आंगन में खुलता है जिसके चारों तरफ छात्राओं के रहने के कमरे बने हैं। गलियारे में टेलीफोन रखा है जिसके निकट रखी कुर्सी में वार्डन अक्सर बैठी रहती हैं और फ़ोन पर बात करती लड़कियों पर पैनी नज़र रखती हैं। वे अपने लंबे जीवन के अनुभवों से छात्राओं के हाव भाव ताड़ते हुए जान लेती हैं छात्रा परिजन से बात कर रही है या गलत आदमी से। गलत आदमी से उनका तात्पर्य बॉयफ्रेंड से होता है। छात्रा देर तक फ़ोन पर काबिज रहे तो वार्डन अधीर हो जाती हैं। ए लड़की, इतनी देर तक फ़ोन एंगेज न रख, दूसरी लड़कियों के घर से कॉल आती है और घर वाले परेशान होते हैं। वार्डन अपनी 60 पार की उम्र के चलते लड़कियों के नाम याद नहीं रख पाती। निष्ठा जैसी शातिर कैटेगरी में आने वाली लड़कियों के नाम जरूर याद रह जाते हैं क्योंकि ऐसी लड़कियों से उन्हें बार बार जूझना होता है। यदि लड़की शालीन है तो वार्डन के टोकने पर फ़ोन रख देती है। यदि शातिर है तो उन्हें सताने हेतु प्रयत्नपूर्वक बात को लंबा खींचती है। किसी तरह फ़ोन रखती है तो वार्डन गुप्तचरी करने लगती हैं। किसका फ़ोन था? कज़िन का। इधर इस शब्द का व्यापक प्रयोग होने लगा है। इस शब्द में सारे संबंधों का घालमेल सरलता से हो जाता है। फिर भी जब कभी वार्डन को कुछ अनुभव हो जाता है तो भड़क जाती हैं। यही करो, माँ बाप का पैसा फूंको, कॉलेज हॉस्टल और महाजन मैम की छवि दूषित करो, लड़कों से फ़ोन पर गपियाओ। अरे लड़कों के फ़ोन कॉल सुनने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। वार्डन खुद को महाजन मैम ही कहती हैं। महाजन मैम के वचन सुन कुछ लड़कियां आपस में हंसती हैं। ज़िंदगी पड़ी जरूर है, पर फिर लड़कों के फ़ोन कॉल सुनने देगा कौन? कुछ लड़कियां खिन्न हो जाती। मैम झक्की होती जा रही हैं। पापा का फ़ोन हो तब भी कह देती हैं किसी लड़के का होगा।
अरे यार, हमें कोई लड़का फ़ोन करता कब है। और जो लड़कियां माँ बाप की कस्टडी से मुक्त हो निष्ठा की भांति अपनी मर्जी की मालिक बन बैठी हैं, ढीठ बनी रहती हैं। हम लड़कों से बात करेंगे क्योंकि हमारी उम्र है उनसे बात करने की। मैम जाए अपने कमरे में और इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर पड़ी रहें। वार्डन कमजोरी, सांस फूलना, आर्थराइटिस आदि वृद्धावस्था की व्याधियों के साथ मधुमेह से भी पीड़ित हैं और भोजन के पूर्व उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है, जो अभ्यासवश वे स्वयं अपने पैर या हाथ की नस में लगा लेती हैं। कुल मिलाकर वार्डन और छात्राओं का नाता पारंपरिक शत्रुता वाला ही है। वार्डन कमरे में कम, गलियारे अथवा पोर्च में अधिक होती हैं और उन्हें झांसा देकर छात्राओं का भाग निकलना आसान नहीं होता। जब कभी वे कमरे में आराम कर रही हों और छात्राएं मौके का लाभ लेना चाहें तो वे पता नहीं किस राडार से झांक लेती हैं। ए लड़की, किधर? कैंटीन तक मैम। तो बोल कर जाना। आप रेस्ट कर रही थी तो। कैंटीन चूंकि कैंपस में है अतः वार्डन बहुत जोर देकर मना नहीं कर पाती। वे जानती हैं छात्राएं कैंटीन के बहाने कैंपस से बाहर न जा सकेंगी, क्योंकि प्रमुख प्रवेश द्वार पर जो वर्दीधारी वॉचमैन है वो उनसे भी अधिक खरी तबीयत का है। आजकल की लड़कियों के ढंग देखकर वार्डन आक्रांत रहती हैं। वे पहले जिस छात्रावास में पदस्थ थीं वहाँ तत्कालीन समय की आम परेशानियाँ थीं, पर एक अच्छी बात ये थी तब बॉयफ्रेंड का मुद्दा अस्तित्व में नहीं आया था। लड़कियाँ अपनी तमाम बदमाशियों, शरारतों, मक्कारियों के साथ शालीन और अनुशासित थीं। अब तो लड़कियों की कौन कहे, बूढ़ी अधेड़ करकशा बाइयाँ भी सलवार सूट और घड़ी वाली 25 वर्षीय बेबी में बदल गई हैं। बाइयों और छात्राओं का युद्ध जरूर आज भी शाश्वत है। छात्राएं आरोप लगाती हैं बेबी दीदी उनके पैसे और सामान चुरा लेती हैं। बेबी सामरिक मुद्रा बना लेती है, तो आज से तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगी, झाड़ू पोछा खुद ही मार लेना। अरे तुम लोग जो डस्टबिन में कौन कौन से नैपकिन ठूंस देती हो ना, मैं ही फेंकती हूँ, अब खुद फेंक लेना। जब कभी बेबी फ़ोन कॉल रिसीव करती है और यदि वो संबंधित छात्रा से प्रसन्न है तो बीच आंगन में खड़ी उतान देती है, गंगोत्री, रूम नंबर 20, सेकंड फ्लोर, तुम्हारा फ़ोन। और यदि संबंधित छात्रा से रुष्ट है तो तत्काल प्रतिशोध लेती है, वो हॉस्टल में नहीं है, मालूम नहीं कहाँ गई। अभिभावकों की दृष्टि में बेबी 16 आना खरी और छात्राओं का स्पष्टीकरण रद्द, तो बेबी से उलझना महंगा साबित होता है। वार्डन ने लड़कियों के चरित्र और आचरण का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार कर रखा है। उनकी राय में श्रेष्ठ तो कोई नहीं है, पर जो लड़कियां शुद्ध मनोरंजन के लिहाज से थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर पहली प्राथमिकता पढ़ाई को देती हैं, उन्हें वे शालीन कैटेगरी में रखती हैं। छात्रावास में कुछ ना कुछ व्यवधान बना रहता है, अतः ये लड़कियां प्रत्येक लंबी छुट्टी पर कॉपी किताब बांधकर घर चली जाती हैं और कोर्स तैयार करती हैं। जब यहाँ होती हैं तो छात्राओं के उपद्रव से बचने के लिए छत पर जाकर पढ़ती हैं। यद्यपि छत का दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग रोकने के लिए वार्डन ने लड़कियों के छत पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया। लड़कियां छत पर, लड़के सड़क पर। इशारेबाजी, वार्डन के अनुसार इश्कबाजी शुरू। वार्डन नीचे से चीखती हैं, छत पर कौन है? छत पर चढ़ी लड़कियां मौन रहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं मैम आर्थराइटिस के कारण सीढ़ियां नहीं चढ़ सकेंगी। वार्डन किसी विश्वसनीय छात्रा को छत पर भेजती हैं। विश्वसनीय छात्रा झूठ बोलती है, वहाँ कोई नहीं है। वो जानती है ऐसी दबंग छात्राओं से बैर कर वो हानि उठाएगी। वार्डन भड़क जाती हैं। लड़कों से इशारेबाजी करने के लिए अभी उम्र पड़ी है, पर नहीं, सारे पाप कर्म अभी करने हैं। छत पर चढ़ी लड़कियां मुंह दबाकर हंसती हैं। उम्र पड़ी है फिर भी इशारेबाजी करने देगा कौन? कुछ लड़कियों को वार्डन बेवकूफ़ श्रेणी में रखती हैं। ये दुष्चरित्र नहीं हैं, न इनके बॉयफ्रेंड हैं, पर हरदम असंतुष्ट रहती हैं। इन्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आता और ये आधार तल के एक कोने में दी गई कुकिंग गैस सुविधा का नाजायज़ लाभ लेते हुए दिन भर नूडल्स, ऑमलेट, सैंडविच आदि बनाती हैं और अन्य लड़कियां समय पर चाय, कॉफ़ी तक बनाने का मौका नहीं पाती। इस श्रेणी की लड़कियों को बिना प्याज लहसुन का भोजन चाहिए। जैन लड़कियों को अंधेरा होने से पहले भोजन चाहिए। व्रत वालियों को फलाहारी व्यंजन चाहिए। वार्डन भड़कने लगती हैं। लड़कियां 800 रुपये नॉमिनल चार्ज में तुम लोगों के मन का भोग नहीं परोसा जा सकता। ये व्यर्थता छोड़ो और पढ़ाई में चित्त लगाओ। छात्राएं बुरा मान जाती हैं। मैम, हम अपने संस्कार तो नहीं छोड़ सकते ना।
इन्हीं में से कुछ लड़कियां हरतालिका व्रत करते हुए कमरे में शिव पार्वती की झांकी सजाती हैं, गाती बजाती हैं, और तो और जिन लड़कियों ने अब तक अपना जन्मदिन न मनाया था वे मनाने का हुनर सीख रही हैं। केक कटता है, देर रात तक नाच गाना होता है, लड़कियां इनके कमरे में झुंड लगा लेती हैं। अब एहतियात के तौर पर वार्डन प्रत्येक तल का चैनल गेट रात 9 बजे ही बंद करवा देती हैं कि छात्राएं एक तल से दूसरे तल में न जा सकें। किंतु छात्राओं को प्रत्येक बाधा का तोड़ मालूम है। बाल्टी और रस्सी की मदद से केक ऊपर नीचे भेजा जाता है। केक वितरण 9 के पहले भी हो सकता है, पर महाजन मैम को चुनौती देना छात्राओं का कार्यक्रम बन गया है। वार्डन भड़कती हैं, इतने सारे नाटक अभी रचने हैं, जबकि बेवकूफ़ियाँ करने के लिए उम्र पड़ी है। छात्राएं एक दूसरे को टहुका देती हैं, उम्र पड़ी है फिर बेवकूफ़ियाँ करने कौन देगा। कुछ लड़कियों को वार्डन बदमाश श्रेणी में डाल देती हैं। ये लड़कियां यहाँ पढ़ने के अलावा सब कुछ करती हैं। इनका छात्रावास में कम ही मन लगता है। ये अक्सर कैंटीन में बैठी चाय पीती हैं, ऊंचे सुर में गाते हुए अंताक्षरी खेलती हैं, लड़कों से मित्रता करती हैं, उनकी जेबों का दोहन कर अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करती हैं। हाँ, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती। इतवार को बाहर जाने की छूट है, पर इन्हें बार बार बाहर जाना होता है। मैम, ये बुक आज ही लाना है। इतवार को क्या सो रही थी? तब रिछारिया मैम ने बताया नहीं था। ये मैम लोग एक बार में कुछ नहीं बताती। बुक बहुत ज़रूरी है मैम। अनिच्छा से ही सही, पर वार्डन को अनुमति देनी पड़ती है। लड़के इन पर रीझते रहें, इसलिए ये लोग अपने रूप को निखार कर रखती हैं। इतवार को छात्रावास ब्यूटी पार्लर में रूपांतरित हो जाता है। लड़कियां एक दूसरे के केशों में हिना लगाती हैं, नाखून तराशे और रंगे जाते हैं, फेस पैक पोता जाता है, डिज़ाइनर ड्रेसें पहनी जाती हैं। देह दर्शना वस्त्रों को प्रमुखता देने वाली अम्बुज जैसी कुछ लड़कियां जीन्स और ब्रा टॉप पहनकर वार्डन की नज़र बचाकर बाहर निकलना चाहती हैं कि ठीक मौके पर वार्डन कूद पड़ती हैं। ए लड़की, किधर? बस यहीं तक मैम। कहीं तक नहीं, तुम लोग आखिर चाहती क्या हो? फिर दोष लड़कों को कि छेड़ते हैं? लड़के तो बदन दिखाते नहीं घूमते, तुम ही लोग लड़कों को उकसाती हो कि आओ हमें छेड़ो। अरे लड़कों को पोटने के लिए, मतलब पटाने के लिए उम्र पड़ी है, और लड़कियों के भाव होते हैं। उम्र तो पड़ी है, पर फिर पोटने देगा कौन? वार्डन की फटकार पर अम्बुज कमर में दोनों हाथ रखकर कुछ देर इस मुद्रा में खड़ी रही कि बदन मेरा है, मैं दिखाऊं ना दिखाऊं ये मेरा मामला है। फिर पूरी बिल्डिंग में जॉगिंग सी करती घूमी कि लड़कियां ही देख लें कि उसके पास ऐसा फिगर है कि वो मिस इंडिया प्रतियोगिता जीत सकती है। वार्डन भयानक मुंह बनाए हुए अम्बुज जैसी लड़कियों की गतिविधि देखती रह जाती। अरे ओ फुअड़ बदमाश लड़कियों, तुम जब तक कैरियर से अधिक प्रमुखता रूप निखारने को देती रहोगी तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। लड़के तुम्हें बदस्तूर छेड़ते रहेंगे, तुम बेवकूफ़ बनती रहोगी। क्या तुम लोग नहीं जानती इस ज़माने में छल और धोखा ही अधिक है, और तुम्हारा कोई एक गलत कदम मानसिक सदमा और सामाजिक कलंक बनकर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बाधित करेगा। वार्डन सहसा दुखी हो जाती हैं। जब कुछ भी उनके नियंत्रण में नहीं है तब वे क्या खाना पूर्ति के लिए यहाँ रखी गई हैं? उन्होंने जब भी लड़कियों की अनुशासनहीनता की शिकायत व्यवस्थापकों से की, उनका बड़ा आसान सा उत्तर मिला, मिसेस महाजन, आपको रखा ही इसीलिए गया है कि छात्राओं को नियंत्रित करें, थोड़ा प्रेम जतन मित्रता से समझाएं। अब विद्यार्थियों को दबाव में नहीं रखा जा सकता। सख्ती बरतो तो छात्र आंदोलन होते देर नहीं लगती, फिर नारेबाजी, पेपरबाजी और राजनीतिकरण। निजी संस्थानों को तो बहुत सोच समझ संभल कर चलना पड़ता है। छात्राओं के विरुद्ध कुछ एक्शन लें, वार्निंग दें, और फिर बात बढ़ जाए तो संस्थान की छवि खराब होगी, विद्यार्थियों का आना कम हो जाएगा। वैसे भी शासन की पाबंदियों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि प्रोफेशनल कोर्स में 20 से अधिक सीटें न रखो, निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली न करो, पता नहीं क्या क्या। पर छात्राएं इस तरह अपना समय खराब कर रही हैं। मिसेस महाजन, ये आपको नहीं, स्वयं छात्राओं और उनके अभिभावकों को सोचना चाहिए। देखिए, नियम विधान उनके लिए बनाए जाते हैं जो स्वतः स्फूर्त हो उसका पालन करें। व्यवस्था भंग करने वालों के लिए कोई नियम नहीं है, आप अपना काम देखें। ऐसे कूट उत्तर वार्डन की परेशानी बढ़ा देते हैं और वो सहज नहीं रह पाती। कुछ लड़कियां शातिर श्रेणी में रखी जाती हैं। वार्डन के अनुसार इस श्रेणी की छात्राएं सबसे अधिक खतरनाक और घातक होती हैं, खुद अपने लिए और माहौल के लिए।
ये दुष्चरित्र बिगड़ी हुई लड़कियां अपनी संगत से अन्य लड़कियों को भी बिगाड़ने की पूरी कोशिश करती हैं। लुका छिपी का खेल खेलते हुए ये लड़कियां चाल ढाल बात व्यवहार शक्ल सूरत से ही शातिर दिखती हैं। इनके मैनिफेस्टो में इट्स माई लाइफ सबसे ऊपर होता है। वार्डन इस श्रेणी में निष्ठा को प्रमुखता से देखती हैं। निष्ठा जो ठीक ठीक नहीं कह सकती, उसे पछतावा कब शुरू हुआ। जिसका जाना अन्य दिनों से भिन्न था, लौटना भी। जाने और लौटने के बीच के 3 दिन जिसकी किस्मत लिख रहे थे। जिस दिन निष्ठा गई उसी शाम उसकी माँ स्नेह का फ़ोन कॉल आ गया। निष्ठा के मोबाइल की जानकारी स्नेह को नहीं है, अतः वे लैंडलाइन पर ही कॉल करती हैं। स्नेह आमतौर पर सप्ताह में एक बार शनिवार की रात कॉल किया करती थी, किंतु उस दिन उनका जन्मदिन था और दिन भर की प्रतीक्षा के बाद भी निष्ठा ने कॉल नहीं किया तो उन्होंने कर लिया। कॉल रिसीव करने वाली छात्रा ने बताया, ताई जी बीमार हैं, निष्ठा उनके पास है। स्नेह ने ताई जी से बात की तो ज्ञात हुआ ताई जी तंदुरुस्त हैं और निष्ठा वहाँ नहीं पहुँची। आशंकित स्नेह ने तब वार्डन से जानकारी मांगी। वार्डन ने स्पष्ट तौर पर कहा, निष्ठा अक्सर ताई जी के घर जाती है, कभी ताऊ जी एप्लीकेशन भेजते हैं, कभी ताई जी स्वयं फ़ोन करती हैं। आप ठीक से पता करें। ठीक से पता करने पर ज्ञात हुआ न ताऊ जी एप्लीकेशन भेजते हैं न ताई जी फ़ोन करती हैं। पुनः वार्डन से संबोधित होते हुए स्नेह नियंत्रण खो रही थी। देखिए मैडम, निष्ठा वहाँ नहीं है, आप उसे अनुमति कैसे देती रहीं? आप ऐसी लापरवाह हो सकती हैं, अचरज है। वार्डन हड़बड़ा गई। अचरज तो मुझे भी है, आप जैसी एजुकेटेड गायनोलॉजिस्ट लेडी ने लड़कियों को क्या संस्कार दिए हैं? फेक साइन, फेक फ़ोन कॉल। देर तक टेलीफोनिक बमबारी होती रही। मामले को संगीन जान लड़कियां गलियारे में झुंड लगाकर खड़ी हो गईं। बात खत्म कर वार्डन निकट रखी कुर्सी में मूर्छित सी समा गईं। कोई आपत्तिजनक बात हुई तो छात्रावास की छवि खराब होगी और व्यवस्थापक सीधे सीधे उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा देंगे। छात्रावास में तमाम गड़बड़ियाँ, बेवकूफ़ियाँ, इश्क मोहब्बत होता है, पर ऐसा संक्रमण काल अब तक न आया था। बड़ी देर बाद वार्डन सदमे से बाहर आईं और झुंड लगाई खड़ी छात्राओं पर बिगड़ने लगीं। तुम सब बेवकूफ़ हो, ये नहीं होता, किसी को कुछ गलत करते देखो तो मुझे बताओ, उस लड़की को समझाओ, पर नहीं, तुम लोगों को तो अपना मनोरंजन करना है, महाजन मैम को फांसी पर चढ़ाना है। छात्रावास में हड़बड़ी तारी हो गई। निष्ठा को लेकर छात्राएं देर रात तक चर्चारत रहीं। मामले में नया मोड़ तब आ गया जब स्नेह स्वयं आ पहुंची। कुछ छात्रावासों में स्वयं वार्डन के संकेत पर गलत काम होते हैं, जैसी शंका स्नेह को आक्रांत कर रही थी। वे इतनी उद्विग्न थीं कि छात्राओं के अभिवादन का भी समुचित उत्तर न दे सकीं। छात्राओं ने कभी स्नेह के लिए कहा था, निष्ठा तुम्हारी मम्मी में है कुछ ऐसा कि वे भीड़ में अलग दिखती हैं। उनकी ग्रेविटी, डिग्निटी, स्किल, मॉडेस्टी, चार्म कैसे डिफाइन करें? वार्डन लड़कियों को चाहे जितना अनुशासित प्रताड़ित करें, पर आम तौर पर अभिभावकों से उनकी शिकायत नहीं करती हैं। वे कुछ अच्छी बातें कर स्नेह को संतुलित करने लगीं। आपका परेशान होना स्वाभाविक है, फिर भी मैं कहती हूँ सब ठीक होगा। निष्ठा पहले भी इस तरह जाती जरूर रही है, पर 2-3 दिन में लौट भी आती है। मैडम, हम तो आपके भरोसे पर लड़कियों को यहाँ छोड़ते हैं। परेशान ना हो, निष्ठा आ जाएगी। आप यहीं ठहरना पसंद करेंगी या ताई जी के घर? वार्डन निष्ठा को लेकर कुछ स्पष्ट बोलना चाहती थी, पर स्नेह की अवस्था देख उस समय अधिक कुछ कहना अनुचित लगा। सोचती हूँ यहीं रुक जाऊँ। स्नेह ताई जी के घर जाकर निष्ठा का चिट्ठा नहीं बताना चाहती थी। निष्ठा के कमरे में योजना के साथ रहते हुए स्नेह ने जो कुछ पूछा, योजना के पास उस सब का एक ही उत्तर था, आंटी निष्ठा अच्छी लड़की है, पढ़ाई करती है, आ जाएगी। स्नेह की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कहाँ गई निष्ठा? क्या अगवा कर ली गई? क्या एक्सीडेंट हो गया? किसी के साथ भाग गई? प्रेम में असफल हो आत्महत्या? स्नेह विवेक शून्य हो वार्डन से कहने लगी, मैडम पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत झमेला होगा, निष्ठा की बदनामी भी, आप इंतज़ार कर लीजिए। वार्डन स्नेह को संतुलित करने का भरसक प्रयत्न कर रही थी। और निष्ठा लौटी। उसका जाना अन्य दिनों से भिन्न था, लौटना भी। जाने और लौटने के बीच के 3 दिन उसकी किस्मत लिख रहे थे। उस पर पछतावा तारी था। अपनी देह, अपने वजूद, अपनी कमाई से घिन आ रही थी। घिन इतनी बढ़ती गई कि उसे पूरे रास्ते उबकाई आती रही। वो पहली बार सोच रही थी, जो कुछ करती रही, यदि वो स्वतंत्रता है तो बंधन क्या है?
परिणाम तो एक ही निकला। समाज का भय उसे अब भी उतना नहीं था। वो इस परिणाम को अपनी नियति नहीं बनने देना चाहती थी। यदि उससे पूछा जाए उसने ऐसा क्यों किया तो वो ठीक ठीक नहीं बता सकती कि क्यों किया। वो कौन सा आवेग, जुनून, हवस या अय्याशी थी? क्या पाने के लिए किया? अच्छी जिंदगी? तो और कितनी अच्छी। बहुत अच्छी जिंदगी तो जन्म से उसके पास है। अच्छे कपड़े, सैंडलें, पैसे, सब कुछ। दैहिक सुख नहीं, मानसिक सुख। मानसिक भावों जैसी गंभीर विवेचना करना उसका स्वभाव नहीं। फिर क्या चाहती रही? किस इच्छा, ललक, तृष्णा, असंतोष, अपूर्णता, अभाव की पूर्ति इस तरह करती रही? यदि किसी भाव की पूर्ति हुई भी तो क्या खोकर? उसे जीवन, जगत, सब कुछ निस्सार, निष्प्रयोजन, तुच्छ लगने लगा। एक क्षण ऐसा आया जब उसे लगा कि वो खुद को संभाले नहीं रख सकती, पर कोई अवचेतन शक्ति अपना काम करती रहती है, जिसने उसे छात्रावास तक पहुंचा दिया। निष्ठा ने पाया छात्रावास में एक अलग तरह की आवाजाही व्याप्त थी। माँ अप्रत्याशित रूप से उपस्थित थीं और उस समय वार्डन के कमरे में बैठी थीं। निष्ठा का थका जर्द चेहरा देख स्नेह दहशत में आ गई। स्नेह का निस्तेज उदास चेहरा देख निष्ठा सदमे में थी। क्या ये वही निष्ठा है जो भरोसा दिलाती रही कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जो घर की आचार संहिता के विरुद्ध हो? क्या ये वही मम्मी है जो छात्रावास में बेस्ट मम्मी के रूप में जानी जाती हैं? ताई जी से मिल आई निष्ठा? निष्ठा स्थिति को आत्मसात करती तब तक स्नेह प्रश्न दाग चुकी थी। मम्मी आप कब आई? तुम उधर ताई से मिलने गई, इधर मैं आई। मम्मी वो आप रूम में चलिए। निष्ठा तब स्नेह, वार्डन, छात्राओं किसी का भी सामना करने में सक्षम नहीं थी। वो परिदृश्य से मानो ओझल हो जाना चाहती थी, अतः तेजी से कमरे की ओर भाग गई। वार्डन स्नेह से बोली, जाइए आप, वो परेशान लगती है। स्नेह इस तरह भयभीत हो द्वितीय तल के कमरा नंबर 29 पर पहुंची मानो प्रमुख अपराधी स्वयं है। निष्ठा लुंज पुंज सी अपने बिस्तर पर शीश झुकाए हुए बैठी थी। स्नेह ठिठक कर उसे देखती रही। क्या ये वही विदुषी लड़की है जिसने इंटर में 83% अंक अर्जित किए थे, जो अपने माता पिता की तरह सफल चिकित्सक बनना चाहती थी? 2-3 प्रयासों में जब मात्र कुछ अंकों से चूक गई तब फिजियोथेरेपी में प्रवेश लिया कि इस क्षेत्र में अच्छा स्कोप है। पता नहीं स्नेह की इच्छा ना हुई अथवा साहस जब वो निष्ठा के पास ना बैठते हुए योजना के बिस्तर पर योजना के पास बैठी। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब नितांत अपने लोग बहुत दूर नजर आते हैं। योजना समझ गई उसे परिदृश्य से हट जाना चाहिए। आंटी मैं जरा, कहते हुए वो कमरे का द्वार उड़काती हुई बाहर निकल गई। वो इन 3 दिनों में निष्ठा के सेल का नंबर मिलाती रही थी, पर स्विच ऑफ की सूचना निरंतर मिलती रही। योजना को छात्राओं ने घेर लिया। कुछ बताया? रो रही है। तो आंटी रो रही हैं? क्या आंटी मारपीट करेंगी? आज़ाद तबीयत निष्ठा मार क्यों खाने लगी? देखना जबान लड़ाएगी। नहीं लड़ाएगी, पंचर दिखती है। मालूम होता है बॉयफ्रेंड ने लतिया दिया है। उधर छात्राएं निष्ठा के संभावित हश्र पर बुद्धि लगाती रहीं। इधर कमरा नंबर 29 की खामोशी टूट नहीं रही थी। अंततः स्नेह ही बोली, निष्ठा तुम इन दिनों कहाँ रही? निष्ठा क्या कहे। मम्मी मैं यहाँ से होटल गई। अपनी परेशानी बताकर चिकित्सक को दिखा लेना चाहा तो कहा गया वो बाद में, अभी तो यहाँ सेवा दीजिए। हम अपने सम्मानित कस्टमर को नाराज़ नहीं कर सकते। और वो सम्मानित कस्टमर जो कहा करता था मैं यहाँ बार बार बिजनेस टूर पर नहीं बल्कि टूर का बहाना बना निष्ठा तुम्हारे लिए आता हूँ, मेरी परेशानी से प्रयोजन न रखते हुए रौंदता रहा। फिर मैं महिला चिकित्सक के पास गई तो उन्होंने प्रेगनेंसी की पुष्टि कर कहा मैं अबॉर्शन कर दूंगी, पर तुम घबराई हुई हो, किसी को साथ लेकर आओ। निष्ठा बताओगी कुछ? मेरा तो विश्वास रहा है तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाती, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। निष्ठा क्या कहे। मम्मी तुम सचमुच बहुत उदार, समझदार, समय के परिवर्तन को सहज भाव से ग्रहण करने वालों में से हो, पर तुम तब तक ही ऐसी रह पाओगी जब तक ये तथ्य मैं तुमसे छिपाए रख पाऊंगी। और हाँ, संयोगवश तुम ऐसे प्रोफेशन में हो जब मेरी मदद कर सकती हो, पर क्या तुमने कल्पना की है तुम्हें अपनी बेटी की इस तरह मदद करनी पड़ेगी? निष्ठा तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी तो नहीं थी। हाँ मम्मी, मैं ऐसी नहीं थी, पर
अब मैं वो लड़की नहीं रही जो चिड़ियों की तरह फुदकती थी, जिस पर जीन्स टॉप से लेकर स्कर्ट तक सब जचता था, जो क्लास के लड़कों को चुनौती देती थी, तुम लोग कितना ही उछल लो, टॉप मैं ही करूँगी, जिसके लिए उसका भाई कहता था, निष्ठा तुम शादी के बाद किसी दूसरे परिवार को प्रमुखता देने लगोगी, सोच कर मैं चिढ़ जाता हूँ। मम्मी मैं वो लड़की नहीं रही। निष्ठा बात सुनो, बता दो जो भी हुआ है। स्नेह को शायद उम्मीद है स्थिति कितनी ही बिगड़ गई होगी फिर भी कोई एक हल बचा रह गया होगा। मैं घर जाना चाहती हूँ आपके साथ अभी। निष्ठा जानती थी एक शब्द भी बोली तो रो देगी। दुलारी पुत्री के भरभरा आए आंसुओं ने स्नेह को ध्वस्त कर दिया। ऐसा क्या हो गया जो इस शहर से उसका इतना विश्वास उठ गया? अच्छा होगा ये कुछ देर रो ले। स्नेह देर तक अनिश्चय की स्थिति में बैठी रही, फिर पता नहीं किस भाव से कुर्सी पर पड़े निष्ठा के पर्स, जिसे उसने कमरे में आते ही बेसुध में फेंक दिया था, को खोल कर देखने लगी। 4 परत तहाए हुए चिकित्सक के पर्चे में छिपे भेद को समझते हुए उनके हाथ कांपने लगे। बहुत माथा खपाने के बाद भी वे इस हद दर्जे की परिणत पर विचार तक न कर सकी थी। निष्ठा इतना झुककर बैठी थी कि इस बीच स्नेह ने उसका पर्स खोल लिया है जान तक नहीं पाई। ये क्या है निष्ठा? मम्मी ये मुझे दो। निष्ठा पूरी चेतना समेट एकाएक झपटी। गो टू हेल। स्नेह का धक्का सांगतिक नहीं था, किंतु अब निष्ठा में साहस और ताकत नहीं बची थी। वो छिटक कर अपने बिस्तर पर पसर गई। स्नेह बार बार उस पर्चे को पढ़ रही थी, मानो आशय समझकर भी समझना ना चाह रही हो। तो ये है इट्स माई लाइफ का अंतिम नतीजा। पहले तो लाइफ इतनी अधिक अपनी नहीं हुआ करती थी। जीवन को पारिवारिक सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखकर जिया जाता था। आधुनिकता और जागरूकता ने लाइफ को इतना निजी बना दिया है कि इट्स माई लाइफ को छोटे बच्चे तक स्लोगन की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। ये सूप मैं नहीं पी सकता, इट्स माई लाइफ। ये मेरी लाइफ है। ये पीढ़ी ऐसी क्यों हो गई है, जबकि इस पीढ़ी को प्राथमिकताएं तय करना अभी आया ही नहीं। इस लड़की ने क्या एक बार भी नहीं सोचा होगा, संस्कार मर्यादा अनुशासन ना रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहता। कुछ भूलें फिर ऐसी होती हैं जो सुधार के बाद भी स्मृति से नहीं जाती, क्योंकि आत्मा पर उनका प्रभाव स्थायी होता है। ये पीढ़ी ऐसी क्यों हो गई है और अब उन्हें क्या करना होगा? इस लड़की से विमुख हो इसी क्षण वापस लौट जाएं, या इसका गला घोट दें, या इसे करुणा दें, या इसके साथ मिलकर संलाप करें, या शापित भ्रूण को नष्ट कर इसे शाप मुक्त करें। उन्होंने अपने नर्सिंग होम में अब तक असंख्य वैध अवैध भ्रूण नष्ट किए थे। पहली बार जान रही थी कुछ हफ्तों का भ्रूण किसी की मक्कारी, किसी की बदमाशी, किसी की असहायता, किसी की लांछना, किसी की अय्याशी, किसी की कामना, किसी की प्रार्थना का प्रतिफल होता है। निष्ठा सामान बांधो, घर जाना है। निष्ठा के कपड़े बैग में ठूंसते हुए स्नेह हैरान थी। अपनी सामर्थ्य और संज्ञा को बचाए कैसे रख पा रही हैं? शायद कोई अवचेतन शक्ति है जो ईमानदारी से अपना काम करती रहती है। निष्ठा से सदा दुखी रहने वाली महाजन मैम उसे इस तरह आहत होकर जाते देखकर विगलित हो गईं। स्नेह जी, आप विवेक से काम लीजिए। सालाना परीक्षाएं नज़दीक हैं, यह इसका अंतिम वर्ष है, क्यों कैरियर खराब करती हैं? देखिए मैं निष्ठा की जिम्मेदारी लेती हूँ। मैडम आप अनुमति दें, इसकी ब्रेन वॉशिंग ज़रूरी है। महाजन मैम सौजन्यतावश पूछ न सकी, ऐसा क्या हो गया है जो इसे आप घर ले जाकर ही समझाएंगी? और इसने अपनी जड़ता में कह न सकती थी कि मैं अपनी ही बेटी का गर्भपात करने जा रही हूँ। आप ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करें। महाजन मैम निष्ठा से कहना चाहती थी, मैं तुम लड़कियों को संभावित खतरों से बचाए रखने के लिए कठोरता बरतती रही हूँ निष्ठा। यदि तुम ये समझ लेती तो शायद आज इस अंत तक न पहुँचती, पर अब ये कहने का अवसर जाता रहा था। छात्राएं पोर्च में एकत्र हो गईं। जिस निष्ठा को सदा ऊर्जस्वित देखा, उसका पराजित भाव छात्राओं के भीतर सहानुभूति जगा रहा था। वो जिस तरह रहस्यमय तरीके से जा रही थी, उससे छात्राओं को लग रहा था इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये इसी लायक है, फिर भी इस तरह बेइज्जत होकर न जाती। और अब पता नहीं लौटेगी कि अपने अपने कमरे में लौटती लड़कियां पता नहीं खुद को क्यों ठगा हुआ पा रही थीं। ये वही लड़कियां थीं जो किसी भी बात को परवान चढ़ाकर चर्चा में ला देती थीं और उस चर्चा को तब तक मंद नहीं पड़ने देती थीं जब तक दूसरी चर्चा अस्तित्व में ना आ जाए। छात्रावास में सन्नाटा व्याप रहा था, मानो एक निष्ठा ही नहीं
सभी लड़कियां लंबी छुट्टी पर घरों को लौट गई हों। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी इट्स माय लाइफ। वर्जनाओं और मर्यादाओं को धता बताकर जीवन जीने में आस्था रखने वाले कुछ युवाओं की कहानी। आशा है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।